दोस्तों, पिछले महीने मलयालम इंडस्ट्री में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसमें एक दो नहीं बल्कि चार चार बड़े सितारे मौजूद हैं। मम्मूटी से लेकर मोहनलाल और फवाद फाजिल से लेकर बोबन, ये सभी इस स्पाई इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस मूवी में शामिल हैं। मूवी की स्टोरी एक नेशनल इमरजेंसी को लेकर है, जिसमें जो लोग केस की गहराई तक जाते हैं उनकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन सीक्रेट एजेंट्स मिलकर कैसे उस पूरे केस को सॉल्व करते हैं और कैसे ये मूवी 2026 की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मूवीज में से एक है, ये आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसकी स्पीड को 1.25x पर सेट कर लेना। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े सरकारी लैपटॉप वितरण प्रोजेक्ट से होती है, जहां गरीब और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे होते हैं। यहाँ इन चमकदार मशीनों के अंदर छुपा होता है एक खतरनाक सॉफ्टवेयर पेरिस्कोप, जिसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने चुपचाप इंस्टॉल करवाया था। चलिए मैं आपके लिए इसे अच्छे से समझाता हूँ। जैसे सरकार अपनी योजनाओं में स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप या टैबलेट देने का डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे होता ये है कि वो सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कंपनी को चुनती है जो उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लैपटॉप प्रोवाइड कर सके। अब ये जो कंपनी है वो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगी और इसी आड़ में वो अपने लैपटॉप के अंदर स्पाई सॉफ्टवेयर डाल दें। और जब ये लैपटॉप बच्चों तक पहुंचेंगे तो उनकी बातें, उनके फोटोज, उनके पूरे लैपटॉप का एक्सेस ये कंपनी आराम से ले सकती है। और कंपनियों को असली प्रॉफिट होता है डेटा से। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा, उसके पास उतना ही बड़ा मुनाफा। इस तरह से आप समझ गए होंगे तो आखिर क्यों सारी सोशल मीडिया कंपनीज आज के वक्त पर बड़ी जॉइंट बन चुकी हैं। तो अब आते हैं मूवी पर। हम देखते हैं कि वो स्पाई सॉफ्टवेयर लोगों की निजी तस्वीरें, वीडियो, चैट्स और दूसरी गोपनीय जानकारी चोरी करके सीधे कंपनी के सर्वर तक पहुंचा रहा है, और धीरे धीरे कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस वक्त देश की खुफिया एजेंसी रॉ की चीफ वेनिला सीतारमण के कान खड़े हो जाते हैं, और उनको अपनी टीम से जो इनपुट मिलता है उससे उन्हें उस लैपटॉप वाले प्रोजेक्ट पर शक होने लगता है। हालांकि शुरू में वो अपने मंत्री को आगाह करती है कि इन लैपटॉप्स में कुछ गड़बड़ है और इन्हें आगे और जनता तक पहुंचाने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ही दिनों में लाखों लैपटॉप पूरे देश में बांट दिए जाते हैं। अब उसी दौरान वेनिला एक सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती होती हैं और हालत को देखकर लगातार परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से लाखों युवाओं की प्राइवेसी दांव पर लगी है। इसलिए वेनिला एक्सपीरियंस रॉ एजेंट डैनियल को बुलाती है, जिसका किरदार मम्मूटी साहब ने निभाया है। अब वो उसे पूरा मामला समझाकर इस साजिश की जांच की जिम्मेदारी सौंपती हैं और साफ कहती हैं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है। जानकारी मिलने के बाद डैनियल फौरन अपनी जांच शुरू करता ही है कि अचानक कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हम देखते हैं कि जांच शुरू करने के सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर वेनिला की अस्पताल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब ऊपर से इसे सामान्य मौत कहा जाता है, लेकिन डैनियल को पूरा यकीन होता है कि ये एक हत्या है। इस तरह अब उसके सामने 2 मिशंस होते हैं। एक तो वेनिला की मौत की असली वजह पता करना और लैपटॉप प्रोजेक्ट के पीछे छुपी कॉर्पोरेट साजिश को उजागर करना। फिर जांच में डैनियल को पता चलता है कि सरकार जिन लैपटॉप्स को बांट रही थी उन्हें शक्ति सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था, जिसका सीईओ होता है शक्ति। अब मूवी में शक्ति का रोल निभाया है फवाद फाजिल ने। तो शक्ति की ये जो कंपनी है वो दुनिया भर में मशहूर है और सरकार से लेकर बड़े बड़े संस्थानों तक को टेक्निकल सर्विस देती है। और अब हमें पता चलता है कि इस कंपनी ने गुप्त रूप से ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो लाखों लोगों की निजी जानकारी चुरा रहा है। डैनियल के रडार में अब ये कंपनी आ जाती है, जिसके बाद वो गुपचुप तरीके से इस कंपनी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शक्ति अपनी कंपनी की कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। वो कर्मचारियों को मोटिवेट कर रहा होता है, और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि शक्ति और डैनियल के साथ साथ रहीम और माइकल भी कभी भारतीय एयर सर्विस और रॉ नेटवर्क का हिस्सा थे। अब शक्ति और डैनियल के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन रहीम की बात करें तो उसका रोल निभाया है हमारे दृश्यम वाले मोहनलाल भाई साहब ने, जबकि माइकल का रोल अदा किया है बोबन ने। अब शक्ति एक बेहतरीन फाइटर पायलट था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसका विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उसी वक्त डैनियल अपनी समझदारी से उसकी जान बचा लेता है।
फिर इस हादसे के बाद शक्ति एयरफोर्स छोड़ देता है और पिता सीतारमण के कहने पर सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करता है, जो कि आगे चलकर शक्ति सॉफ्टवेयर बनता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां डैनियल कंपनी और उसके नेटवर्क पर धीरे धीरे मजबूत सबूत इकट्ठा करने लगता है। उधर सरकार तक शिकायतें पहुंचना शुरू हो जाती हैं कि इन मुफ्त लैपटॉप्स से लोगों की निजी जानकारी चोरी हो रही है, लेकिन कंपनी और उससे जुड़े शक्तिशाली लोग हर शिकायत दबा देते हैं। यहाँ डैनियल समझ जाता है कि ये सिर्फ एक कंपनी का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक और कॉरपोरेट गठबंधन की बड़ी साजिश है, और इसीलिए वो पूरी ताकत से इसकी तह तक जाने का फैसला करता है। वो लगातार 1 साल से भी ज्यादा समय तक इस मामले की गहराई से जांच करता रहता है। इसके बाद वो सुराग उसे सीधा लंदन तक ले जाते हैं, जहां से वो शक्ति सॉफ्टवेयर के इंटरनेशनल नेटवर्क, उसके प्रोग्राम्स और जुड़े हुए लोगों की जानकारी जुटाता है। फिर जांच में पता चलता है कि जिन लोगों की प्राइवेट फोटो, वीडियो और चैट्स लीक हुई थी, उनमें से ज्यादातर या तो खुद को खत्म कर चुके हैं या रहस्यमयी हालत में मारे जा चुके हैं। और यही अब सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कंपनी के खिलाफ कोई जिंदा गवाह बचा ही नहीं है। इस सब से डैनियल समझ जाता है कि सिर्फ पर्दे के पीछे जांच करने से बात नहीं बनेगी, इसलिए अब वो दूसरा प्लान बनाता है। वो फौरन विमर्दन नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है और ब्लॉग और सीरीज के जरिए लोगों को जागरूक करता रहता है। हालांकि वो खुलकर कंपनी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन खुले तौर पर जनता को बताने लगता है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे लैपटॉप में एक खतरनाक सॉफ्टवेयर छुपाया गया है, जो कि उनकी प्राइवेसी को बर्बाद कर रहा है। और अब यहीं से फोकस शिफ्ट होता है कंपनी के 2 अहम कर्मचारियों पर, माइकल और ज्योति। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहते भी हैं। धीरे धीरे ज्योति को एहसास होने लगता है कि कंपनी के भीतर कुछ बहुत ही इल्लीगल काम चल रहे हैं, इसीलिए वो कई बार माइकल को समझाती है, लेकिन अपनी कंपनी के प्रति वफादारी और अंदरूनी दबाव की वजह से माइकल उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेता। पर इस बीच एक रात हम देखते हैं कि ज्योति अकेले ऑफिस आती है और चुपचाप कंपनी के सर्वर से सीक्रेट डेटा कॉपी करके एक पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। अब जैसे ही वो फाइलें खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि कंपनी ने लाखों लैपटॉप्स को रिमोट एक्सेस से हैक करके रखा है और वेबकैम के जरिए लोगों की प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। और सिर्फ वीडियोस ही नहीं, बल्कि उनकी चैट्स भी पढ़ी जा रही हैं और पर्सनल तस्वीरें चोरी करके स्टोर की जा रही हैं। इस तरह अब जांच करते करते ज्योति एक ऐसी लड़की के गांव तक पहुंचती है जिसने इस डेटा लीक के कारण खुदकुशी कर ली थी। वहां उस लड़की के परिवार से बात करके उसे पूरी सच्चाई मालूम होती है। उसे पता चलता है कि उस लड़की के कमरे में लगे लैपटॉप के कैमरे से उसकी प्राइवेट मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे और बाद में वही वीडियो इंटरनेट पर फैला दिए गए। और इसके बाद वही हुआ, सामाजिक बदनामी और शर्मिंदगी सह ना पाने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। अब ये सब जानकर ज्योति अंदर तक हिल जाती है, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल चल रहा है। इसके बाद वो लौटकर माइकल को सब कुछ बताती है और कहती है कि उनकी खुद की कंपनी हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। हालांकि शुरुआत में तो माइकल को भी यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो खुद सिस्टम चेक करता है तो ये भयानक सच्चाई उसकी आंखों के सामने भी आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्योति बिल्कुल सही थी। लेकिन एक बार फिर वही होता है जो हाईली अनएक्सपेक्टेड था। हम देखते हैं कि अगले दिन ज्योति की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। माइकल इससे बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो अपना भविष्य देख रहा था, वो लड़की अचानक उससे छीन ली जाती है। यहाँ अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ज्योति की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक प्लान्ड मर्डर है। अब माइकल भी कंपनी के खिलाफ खुलकर खड़ा होने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल वेनिला की मौत की जांच करते हुए इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसके पीछे भी वही कॉर्पोरेट नेटवर्क है। इस तरह अब धीरे धीरे डैनियल और माइकल दोनों को समझ में आ जाता है कि वेनिला और ज्योति की मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों ने कंपनी के काले कारनामों का पता लगा लिया था और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटा दिया गया था। अब दोनों मिलकर शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी को बेनकाब करने की तैयारी शुरू करते हैं। उधर शक्ति को भी अंदाजा हो जाता है कि कोई उसकी कंपनी के सीक्रेट तक पहुंच चुका है। उसे डर सताने लगता है कि अगर ये जानकारी बाहर आ गई तो उसकी पूरी कंपनी, उसका साम्राज्य और राजनीतिक पकड़ सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सबूत मिटाने और गवाहों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उसके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि देश के सबसे खतरनाक और अनुभवी रॉ एजेंट्स में से एक डैनियल खड़ा था,
जो इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाने वाला था। आगे हम देखते हैं कि डैनियल और माइकल अब पूरी तरह से शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ शक्ति को लगने लगता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसी बीच डैनियल अपने YouTube ब्लॉग्स के जरिए लगातार लोगों को जागरूक करता रहता है और कंपनी के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन तैयार करने लगता है। एक दिन उसे एक कॉर्पोरेट इवेंट में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया जाता है। वहाँ शक्ति और उसके लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि डैनियल उनकी कंपनी की तारीफ करेगा, लेकिन लाइव कार्यक्रम के दौरान वो अचानक कंपनी के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि इस कंपनी के सॉफ्टवेयर की वजह से हजारों लोगों की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है और कई परिवार तबाह हो चुके हैं। ये सुनते ही कार्यक्रम तुरंत बंद कर दिया जाता है और डैनियल को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि अब जनता के बीच में शक पैदा हो गया था। इसके बाद डैनियल समझ जाता है कि सीधे टकराव से उनका फायदा नहीं होगा, इसलिए वो अंडरकवर रहकर अपने ब्लॉग्स के जरिए सच फैलाता रहता है। इसी बीच शक्ति के आदमी डैनियल को किडनैप कर लेते हैं और उसे हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र के ऊपर ले जा रहे होते हैं। तभी डैनियल उन सभी आदमियों को मारकर समुद्र में छलांग लगा देता है। इसके बाद डैनियल की पत्नी नयनतारा दिखाई जाती है, जो कि सालों से अंडरकवर आइडेंटिटी में काम कर रही होती है और डैनियल की सुरक्षा से जुड़ी कई ऐसी बातें जानती है जिनसे बाकी लोग अनजान थे। दूसरी तरफ समुद्र में गिरने के बाद डैनियल बच जाता है। कुछ मछुआरे उसे कर्नाटक के तट के पास बचा लेते हैं। होश में आने के बाद वो अपनी पहचान नहीं बताता, लेकिन संपर्क बनाने की कोशिश करता है। उसी समय कहानी में मोहनलाल के किरदार रहीम की एंट्री होती है। रहीम भी एक पूर्व रॉ एजेंट और फाइटर पायलट होता है, जिसने एक मिशन के दौरान अपना पैर खो दिया था, लेकिन आज भी देश के सीक्रेट ऑपरेशंस में योगदान दे रहा था। डैनियल और रहीम के बीच में पहले से ही एक सीक्रेट कम्युनिकेशन कोड होता है, जिसे सिर्फ वो दोनों ही समझते थे। डैनियल उसी कोड का इस्तेमाल करके रहीम तक अपना मैसेज पहुंचाता है। रहीम तुरंत समझ जाता है कि डैनियल अभी जिंदा है और कर्नाटक में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है। सालों बाद दोनों पुराने साथी फिर से मिलते हैं। डैनियल उसे वेनिला और ज्योति की मौतों के बारे में बताता है और समझाता है कि शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी देश भर के लाखों लोगों की प्राइवेसी के साथ खेल रही है। ये सुनकर रहीम उसके साथ खड़ा हो जाता है। उधर शक्ति को अभी तक ये नहीं पता होता कि डैनियल जिंदा है या मर चुका है। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए डैनियल लगभग 2 हफ्ते बाद फिर से अपना नया ब्लॉग अपलोड कर देता है। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आता है, शक्ति के होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि डैनियल अभी भी जिंदा है और उसकी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है। यही वजह होती है कि वो और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। दूसरी तरफ डैनियल, रहीम और माइकल अब एक टीम बनाकर कंपनी के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ कंपनी को बंद करवाना नहीं, बल्कि ऐसा ठोस एविडेंस जुटाना होता है जो अदालत, मीडिया और पूरे देश के सामने इस कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी को हमेशा के लिए बेनकाब कर सके। अब खेल सिर्फ सॉफ्टवेयर स्कैम का नहीं रह जाता, बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट नेटवर्क और उन 3 अनुभवी एजेंट्स के बीच होने वाली निर्णायक जंग का मैदान बन जाता है। इसके बाद कहानी अपने सबसे इमोशनल और डेंजरस फेज में पहुंचती है, जहां पहली बार कंपनी के खिलाफ एक जिंदा गवाह सामने आता है। डैनियल, रहीम और माइकल मिलकर ऐसे सबूत तलाशने लगते हैं जो अदालत में टिक सकें। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक स्कूल गोइंग लड़की अभी भी जिंदा है, जो इस लैपटॉप स्कैम का शिकार हुई थी। अब तक जिन लोगों की निजी जानकारी लीक हुई थी, उनमें से लगभग सभी या तो खुद को खत्म कर चुके थे या रहस्यमय तरीके से मार दिए गए थे। इसलिए ये लड़की उनके लिए सबसे अहम विटनेस बन जाती है। डैनियल अपने नए ब्लॉग में जनता को बताता है कि इस घोटाले का एक जीवित सबूत मौजूद है और अगर उसका बयान सामने आ गया तो पूरी कंपनी बेनकाब हो जाएगी। दूसरी तरफ शक्ति के लोग भी ये खबर सुन लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर लड़की जिंदा रही और मीडिया या कोर्ट के सामने बोल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए शक्ति तुरंत अपने आदमियों को उस अस्पताल में भेजता है जहां लड़की का इलाज चल रहा होता है। उसका ऑर्डर साफ होता है, किसी भी कीमत पर लड़की को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त रहीम वहां पहुंच जाता है। वो अस्पताल के अंदर और बाहर मौजूद गुंडों से भिड़ जाता है और बड़ी मुश्किल से लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इस मिशन में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि दुश्मनों के हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी वो लड़की को बचाकर एक सेफ जगह तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद
मौत के करीब पहुंच जाता है। एक रॉ एजेंट के रूप में उसने पूरी जिंदगी देश की सेवा की थी और अपने आखिरी मिशन में भी वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। दोस्तों, ये पूरी कहानी का सबसे भावुक मोड़ बन जाता है। दूसरी तरफ डैनियल को अभी तक लड़की की लोकेशन नहीं पता होती, क्योंकि वो जानकारी सिर्फ रहीम के पास होती है। मरने से पहले रहीम अपने पुराने सीक्रेट कोड के जरिए डैनियल तक एक इशारा पहुंचाता है और डैनियल उस संकेत को समझ जाता है। आखिरकार डैनियल लड़की तक पहुंच जाता है और वहाँ वो उसे पूरी सच्चाई बताती है। लड़की समझाती है कि कैसे सरकारी लैपटॉप के कैमरे और हिडन प्रोग्राम के जरिए उसकी प्राइवेट लाइफ रिकॉर्ड की गई थी और वीडियोस चुराए गए थे और फिर बाद में उनका गलत इस्तेमाल हुआ। डैनियल उसके पूरे बयान को रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद वो अपना सबसे बड़ा कदम उठाता है। वो ब्लॉग नंबर 173 रिलीज करता है और साथ ही लड़की का पूरा वीडियो जिसमें स्टेटमेंट होता है वो नेशनल मीडिया को भेज देता है। जैसे ही ये इंटरव्यू टीवी चैनलों और इंटरनेट पर आता है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। लाखों लोग पहली बार समझते हैं कि मुफ्त में बांटे गए लैपटॉप असल में उनकी प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके थे। इसी दौरान माइकल भी मीडिया के सामने आता है। वो मान लेता है कि वो खुद उसी कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी ज्योति ने सबसे पहले इस साजिश का पता लगाया था। वो खुलकर कहता है कि ज्योति की हत्या इसी वजह से हुई क्योंकि उसने कंपनी के अपराधों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। अब जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। पूरे देश में शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कंपनी के बाहर भीड़ जमा होने लगती है और लोग जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। उधर शक्ति पर अब जबरदस्त दबाव बढ़ जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसका बरसों से बनाया गया साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ढह रहा है। मीडिया, जनता और सरकारी एजेंसीज सभी उसके ऊपर सवालों के साथ टूट पड़ती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी होता है, क्योंकि डैनियल और माइकल के पास अब भी कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे राजनीतिक चेहरों को भी बेनकाब करने वाले थे। अब पूरे देश में शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ माहौल बन चुका होता है। मीडिया, जनता और जांच एजेंसीज लगातार कंपनी पर सवाल उठा रही होती हैं। दूसरी तरफ शक्ति समझ जाता है कि अब उसके बचने की संभावना बहुत ही कम है। इसी तनाव में वो सीधे अपने पिता सीताराम, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें फोन करता है और तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। शक्ति को पता चलता है कि जिस पूरे प्रोग्राम की वजह से आज ये संकट पैदा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके अपने पिता का ही था। चुनावी फायदे, सत्ता और प्रभाव बढ़ाने के लिए इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। शक्ति अपने पिता से कहता है कि अगर शुरुआत में उसे इस साजिश की असली सच्चाई पता होती तो शायद वो कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बातचीत के दबाव में शक्ति अपने पिता पर इतना मानसिक दबाव डाल देता है कि अंततः मुख्यमंत्री खुद को खत्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ डैनियल और माइकल आखिरी सबूत जुटाने के लिए सीधे शक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी के मुख्यालय में घुस जाते हैं। माइकल डेटा सेंटर में पहुंचकर सारे सीक्रेट फाइल्स, हिडन प्रोग्राम्स और इल्लीगल सर्वेलेंस रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। उसी समय वो सारी जानकारी नयनतारा और बाकी एजेंसीज तक भी भेज देता है ताकि सबूत नष्ट न किए जा सके। दूसरी ओर डैनियल भी कंपनी के सर्वर और हार्ड डिस्क से जरूरी एविडेंस इकट्ठा कर रहा होता है। इसी बीच शक्ति और माइकल आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। माइकल शक्ति से कहता है कि चाहे उसके पिता इस कंपनी के पीछे हो या कोई और, कंपनी उसके नियंत्रण में चल रही थी, इसलिए वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। डैनियल भी शक्ति को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन शक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। अब स्थिति और बिगड़ती जाती है और कंपनी के अंदर ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। आखिर में शक्ति वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इससे पहले डैनियल उसके चेहरे पर एक स्पेशल केमिकल स्प्रे कर देता है। जांच के दौरान डैनियल पहले ही पता लगा चुका था कि ये वही केमिकल था जिसकी मदद से वेनिला और ज्योति की हत्या की गई थी। इस केमिकल का असर कुछ समय बाद शुरू होता है। शक्ति अपनी कार लेकर निकल तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि भीड़ ने भी उसे निशाना बनाया था, लेकिन अंत में शक्ति की मौत हो जाती है और इसी के साथ इस पूरे घोटाले का मुख्य चेहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर डैनियल, माइकल और बाकी लोग सारे सबूत मीडिया और जांच एजेंसीज के सामने पेश कर देते हैं। अब पूरा देश सच जान चुका था। लोगों को पता चल जाता है
कि मुफ्त में बांटे गए लैपटॉप्स के जरिए उनकी निजी जिंदगी पर निगरानी रखी जा रही थी और लाखों लोग तुरंत उन लैपटॉप्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। सरकार को भी पूरे प्रोजेक्ट को वापस लेना पड़ता है। रहीम, ज्योति और वेनिला जैसे लोगों के बलिदान को देश भर में सम्मान मिलता है। आखिर में एक विशेष अधिकारी डैनियल से मिलता है और उसके काम की सराहना करता है। वो कहता है कि उसकी वजह से लाखों लोगों की प्राइवेसी और आजादी बच सकी है। लेकिन डैनियल किसी हीरो की तरह जश्न नहीं मनाता, बल्कि शांत भाव से अपने साथियों को याद करता है जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पैट्रियट सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच्चाई छुपाई जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। इसमें डर, साजिश, बलिदान और सच के लिए लड़ी गई जंग सब कुछ बहुत असरदार तरीके से जुड़ता है। आखिर में फिल्म यही याद दिलाती है कि जब सिस्टम खुद ही गलत हो जाए, तब कुछ ही लोग होते हैं जो सब कुछ दांव पर लगाकर सच सामने लाते हैं। और यही चीज इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत और यादगार कहानी बना देती है। अगर आपको ये पूरी मूवी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि इन 4 मेगा स्टार्स में से आपका फेवरेट कौन है। चलिए तो अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।